एक ही है ना। स्पीकर्स में आवाज आती है ना उनकी? ठीक है। क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों से पूछ रहा था। और सिमरत, यस सर। ठीक है, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। आज ना एक्चुअली अक्षय सर जो है 2 दिन के लिए छुट्टी पर है, तो 2 दिन क्लासेस मैं आपकी लूंगा। और आज हम जो टॉपिक करेंगे आज और कल में, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है? ओके सर। ओके। तो बेसिकली क्या होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है एक? यार बता दो, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी लगता है आप लोगों को, कुछ भी बोल सर दो। कुछ रिफॉर्म लाने के लिए। ठीक है, रिफॉर्म लाने के लिए। और काम क्या होता है? ये तो आपने चलो एक तरीके से काम बता दिया कि रिफॉर्म लाने का काम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अभी और बच्चों ने आना है या इतने ही होते हैं? सर तब स्टार्ट करवाते हैं, सर स्टार्ट करवा देते हैं, करवा देते हैं स्टार्ट। ठीक है, बेसिक चीज स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये ग्रुप ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैव अ फिक्स्ड एम। ठीक है? ऐसा ग्रुप लोगों का जिसका एक पर्टिकुलर एम हो, एक पर्टिकुलर क्या हो, टारगेट हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। और कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे मतलब कैटेगराइज होती है कि वो रीजनल है, स्टेट लेवल पे है, कंट्री लेवल पे है, या इंटरनेशनल है? उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग, उसकी रीच के अकॉर्डिंग। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई लोगों का ग्रुप है, वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है या किसी एक रीजन में काम कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई स्टेट लेवल पे काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंट्री के लेवल पे काम कर रहा है उसको हम नेशनल। और कोई बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलके काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुई आप लोगों को? बेसिकली इंटरनेशनल। गुड मॉर्निंग। कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? क्लियर हुआ? आप लोग अभी आए हो। क्या होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? या ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? यार थोड़ा सा ना यहाँ से मतलब, हाँ संस्था आपने हिंदी में बताया। बेसिकली किसे किस चीज को कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन? किसी एक बॉडी को हम ऑर्गेनाइजेशन कब कहेंगे? या देखो, ऑर्गेनाइजेशन होती है लोगों का ग्रुप। ठीक है? उस ग्रुप को हम ऑर्गेनाइजेशन तब कहते हैं जब उनका किसी एक चीज को लेके एक पर्टिकुलर एम हो। अब जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, जस्ट फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन का एम क्या है? एम बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ट्रेड को लेके बैलेंस रखना, या इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ कंसर्न को मैनेज करना। तो ये सब इनके एम हुए ना। और ये बहुत सारी कंट्रीज को मिला के बनी है। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी कंट्रीज का ग्रुप है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों को क्लियर हुआ क्या होती है इंटरनेशनल? यार मेरी ना, मैं इस पे लिख देता हूँ, बट मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या काम होता है आप लोगों के अकॉर्डिंग एक इंटरनेशनल? सॉरी, आपका नाम क्या था? सर हरसिमरत। हरसिमरत। यस सर। तो आप मुझे बताइए कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्यों जरूरी है? सर एक यूनिटी और लेवल बताना किसी कंट्री का, ज्यादातर मतलब इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, आप लोग बताइए।
यार यहाँ से मुझे ना आउटपुट चाहिए। जब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, मेरी आदत है कि मुझे जब तक सामने से रिप्लाई ना मिले ना, तब तक मेरे को मजा से नहीं आता है। और जब आप लोग उस चीज के ऊपर सोचेंगे, तो आप लोगों की भी सोचने की पावर जो है, जो एरिया है, वो वाइड होगा। तो मेरे को एक एक रीजन बता दीजिए सब लोग, जो कुछ भी लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने सही ही चीज बोलनी है, जो आप लोगों को लगता है क्यों जरूरी है वो बताइए। सर एक बड़े लेवल पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती है किसी भी टॉपिक हाँ, पे। गुड, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। और हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए। दो और, गुड, कोई एक कंट्री की डोमिनेशन नहीं हो सकती है। और पीस सेटअप करने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल चार जो पॉइंट आप लोगों ने बताए बिल्कुल रीजनेबल हैं, बिल्कुल वैलिड हैं। हरसिमरत, मेरे को यहाँ पे बोर्ड पे पॉइंट्स मेंशन करने की जरूरत है, या आप लोग या आप नोट डाउन कर लोगे? आप मेरे को बता दीजिए, उस अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। सर मेन पॉइंट्स आप एक बार टैली कर दो। ठीक है, मैं जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं वो यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है। अब देखिए, हम एज ए एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड क्यों है। एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। अभी रिसेंटली कोविड-19 आया था, राइट? एक पेंडेमिक था। अच्छा, आप लोगों को पेंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क पता है? क्या होता है? कोई आइडिया? हरसिमरत, आप? सर पेंडेमिक जब कोई ऐसी डिजीज या कोई ऐसी मतलब जिससे इकोनॉमी को कोई डिस्ट्रक्शन हो या कुछ इस तरीके का, वो पेंडेमिक हो सकता है। ओके, और एपिडेमिक आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? सर सडनली कुछ होना। सडनली कुछ होना, ओके। देखिए, पेंडेमिक क्या होता है, ठीक है यार, मुझे खुद हंसी आ रही है, आप लोग नहीं हंस रहे हैं। तो पेंडेमिक बेसिकली कोई भी बीमारी, जैसे कि कोविड-19 थी, वो अगर वर्ल्ड लेवल पे फैली है, वर्ल्ड लेवल क्या, उसने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर एक कंट्री को अफेक्ट किया था। बीट इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, यूएस, जापान एटसेट्रा, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री उसके इन्फ्लुएंस में आई थी। जो पूरी वर्ल्ड में फैल जाए या पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करे कोई बीमारी या कोई डिसीज, उसे हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक भी एक बीमारी से रिलेटेड ही टर्म है, लेकिन एपिडेमिक जो होती है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं फैली होती है। अब मान लो कोई बीमारी है, अगर वो सिर्फ पूरे चाइना में या चाइना की एक दो नेबरिंग कंट्रीज में ही फैली होती, तो उसे हम क्या टर्म देते? एपिडेमिक। एपिडेमिक और पेंडेमिक में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ? कोई डाउट? हरसिमरत, आप? यस सर, क्लियर। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम एग्जांपल ले रहे थे डिजीज का, कोविड-19 का। अब जैसे कि पूरे वर्ल्ड में फैली थी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि एक दो कंट्रीज मिलके इस डिजीज को कर्ब कर पाती, इस डिजीज को खत्म कर पाती है, इसका इफेक्ट कम कर पाती? ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे क्या रोल आता है कि वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पे सबसे बड़ी हेल्प किसने करी थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। अब उसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज ने मिलके काम किया, और अब तक कोविड-19 का इफेक्ट्स बहुत ज्यादा कम हो चुका है। क्या आप लोगों को लगता है कि एक दो कंट्रीज मिलके ही पूरे वर्ल्ड में से इस वाली डिसीज को खत्म कर पाती? नहीं ना। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आजकल का बहुत बड़ा इशू है या नहीं है? रीजंस क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? पोल्यूशन और गुड, एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ CFCs।
बट बेसिकली जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में उसका बेसिक रोल है। हाँ, यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। अब देखो यार, सही। क्या हुआ? सर आंसर दिया था कि हीटिंग अप ऑफ एटमॉस्फेयर होता है हाँ, हीटिंग अप ऑफ एटमॉस्फेयर किसकी वजह से? due to the rays that has entered the atmosphere and never let to go out of the atmosphere of the earth. हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि बेसिकली जो सन की रेज आ जाती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर तो कर जाती है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हमारी एटमॉस्फेयर में उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, वो हमारे अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होने वाली हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और उनको बाहर नहीं जाने देती है, जिनकी वजह से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट अप होने लगता है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे या बहुत सारी कंट्रीज में अभी इंडस्ट्रीज का फेज चल रहा है। इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो इसमें किसी एक कंट्री का रोल तो है नहीं, इसमें पूरा वर्ल्ड शामिल है कि नहीं है? अब जब पूरा वर्ल्ड शामिल है, तो क्या एक दो कंट्रीज अपने कंट्रीज में या अपने रीजन में इन सब की जो एमिशन है फॉसिल फ्यूल्स का या पोल्यूशन का, इनको कम करके क्या ग्लोबल वार्मिंग से फाइट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? क्या लगता है आप लोगों को? क्या सिर्फ एक दो कंट्रीज की पार्टिसिपेशन से पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है ना। अब ऐसे ही एक ग्लोबल वार्मिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको एग्जांपल मैं और देता हूं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सुना आप लोगों ने इसके बारे में? UNEP, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी हम। अब ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को साथ में लेके चलती है और कुछ ऐसे मेजर्स बनाती है जिससे हम क्या कर पाए, पोल्यूशन को कम कर पाए। इसलिए हमें जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड है। बेसिकली अगर हम बोले, इसका क्रक्स बोले कि सारी कंट्रीज को साथ में लेके चलना है, कोलैब करके चलना है, और जो इश्यूज हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। हरसिमरत, आपको चीजें क्लियर हुई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है आपको? सर नो। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट? अब एक ऑर्गेनाइजेशन है IMF। IMF के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता है? हरसिमरत, फुल फॉर्म पता है आपको? गुड। यार यहां से मतलब जवाब नहीं आ रहा है, क्या हुआ? आप लोगों को आता नहीं है क्या? थोड़ा बहुत तो पता होगा। इसलिए होगा आईडी। आइडिया नहीं है? ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब क्या नीड थी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ये जस्ट थ्योरीज थी मतलब। अब जो मेन हमारा स्टार्ट होता है, अब यहां से स्टार्ट होगा। क्या हुआ? कुछ बोला? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इस मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मनी से रिलेटेड कोई चीज, है ना। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इस ये फाउंड कब हुआ था? अब हमने, अब देखो, कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं, तो उसमें हमें तीन चार चीजें देखनी होती है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होती है या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज, वो बनी कब थी। दूसरी चीज, उसके मेंबर्स कौन है, ठीक है। और अगर इंडिया उसका मेंबर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और उसके फंक्शंस क्या हैं, ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1944 में, अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि कहां पे, न्यू हैम्सफेयर, USA में हुई थी।
हरसिमरत एक चीज मेरे को आप बताइए कि जो बोर्ड पे ये लिखा हुआ है ये ज्यादा छोटा छोटा तो नहीं है या थोड़ा सा छोटा है? सर ठीक है। थोड़ा सा मैं अगली बार बड़ा लिख दूंगा। आपको पढ़ने में ये समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखिए जो आईएमएफ है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस में टोटल 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और वो 44 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके आईएमएफ की फाउंडेशन रखी थी या आईएमएफ को बनाया था। ये चीज क्लियर हुई? करंटली आईएमएफ के 190 मेंबर कंट्रीज हैं। आईएमएफ की करंटली 190 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया भी एक पार्ट है। अब बेसिकली आईएमएफ जो है उसका रोल क्या है हमारे इंटरनेशनल लेवल पर? आप लोगों को पता है इंडिया में बीओपी क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। मतलब जो इंडिया का रिजर्व होता है, आप लोगों को ये चीज तो पता होगी कि हर कंट्रीज के पास अपना एक फॉरेक्स रिजर्व होता है, एक पैसा होता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो ऐसा ऐसा कई न्यूज चैनल में हमको सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 या 5 दिन का ही पैसा बचा है। ऐसी न्यूज आती हैं सॉरी। तो क्या होता है कि ना हर कंट्रीज के पास अपने फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व बेसिकली कुछ नहीं होता है, हर कंट्री की एक अपनी ट्रेजरी होती है जिसमें वो अपना कुछ अमाउंट पैसा बचा के रखती है नीड के लिए अपनी, उसी से ट्रेड करती है, उसी से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसका कुछ इंपोर्ट करना होता है उसने उसी पैसे से करती है। अब इंडिया में क्या हुआ था, बीओपी क्राइसिस आए थे 1995-1996 के टाइम पे, जिसमें क्या हुआ था कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल खाली हो गया था। उसमें 1 या 2 दिन के ही ट्रेड करने के लिए पैसे बचे थे हमारे पास। तो उस वाली कंडीशन ने उस वाली कंडीशन में किसने हेल्प करी थी? इंडिया ने आईएमएफ से लोन लिया था। अब जो बेसिकली रोल बन जाता है आईएमएफ का वो ये होता है कि किसी भी कंट्रीज को क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प करना, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड कंट्रीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत ये ट्रेड वगैरह में भी अपना इन्फ्लुएंस रखती है। बेसिकली मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ये फंक्शंस होते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव लिखवा देता हूं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हरसिमरत आपको चीजें क्लियर हुई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको? सर एक एशियन रिलेटेड फंड्स भी होते हैं। वो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है। हाँ जी हाँ जी। इसी की बात कर रहे हो आप? यस सर। ये ना एक टोटली अलग कंसेप्ट है, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनाइटेड नेशन से कोई मतलब रिलेटेबल नहीं है ये। ओके सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसके ऑब्जेक्टिव लिखवा देता हूँ। ये बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव से आईएमएफ की फॉर्मेशन करी गई थी। आईएमएफ क्लियर हो आप लोगों को? हरसिमरत आपको क्लियर है? यस सर। ये आपको ये समझ में आ रही है ना ये जो मैंने लिखा है? यस सर। ठीक है। अब आप लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत बार सुना होगा, सुना है? हरसिमरत आपने? यस सर। तो मेरे को ये चीज बताइए कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब क्या एक आइडिया है आपको यूनाइटेड नेशंस को लेके? आप लोग भी बताइए, कुछ भी पता हो यूनाइटेड नेशंस के बारे में, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन पता हो, कुछ बहुत फंक्शन पता हो, वो सब जो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता हो, कुछ आइडिया? नाम क्या है आपका? सर हाँ हरसिमरत बोलिए।
सर यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और वहाँ फर्स्टली वो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ फाउंड की गई हैं, पुरानी भी चलिए कुछ है, ठीक है ठीक है ठीक। न्यूज़पेपर। हाँ, अब हम क्या करते हैं ना, एक बार यूनाइटेड नेशंस की एवोल्यूशन को समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ था कि जो अलाइड कंट्रीज थी, विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर थी। विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर कौन सी अलाइड कंट्रीज थी, याद है आप लोगों को, बता सकते हैं? हरसिमरत आप? सर वर्ल्ड वॉर 1 इंग्लैंड के साथ हुई थी जो। हाँ वो हाँ वही वाली, बता दीजिए, पता है आपको, आप लोगों को पता है? वर्ल्ड वॉर 1 की जो विनर कंट्रीज थी या विनिंग अलायंस था, ब्रिटेन, फ्रांस प्लस रशियन अंपायर। अब ये लोग जीत तो गए, लेकिन अब क्या हुआ कि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई कि इन लोगों को लगा कि हमें ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि ऐसी स्थिति को आने से या ऐसे सिनेरियोस को बनने से रोक सके, जो मैटर से अगर किसी कंट्रीज में वॉर लाइक कंडीशंस बनती भी हैं तो उसको पीसफुल मैनर में हम सॉल्व कर सके, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ऐसी कोई कंडीशन ना बने जिसकी वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो। ये चीज आपको क्लियर हुई क्यों एक हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज को साथ में लेके पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश कर सके? रीजन आपको क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि ना, इस चीज को पूरा करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करते हैं, उसका नाम होता है लीग ऑफ नेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। लीग ऑफ नेशंस, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कुछ कंट्रीज का क्या होगा, एक अलायंस होगा या कुछ कंट्रीज का ग्रुप होगा, राइट? ये ऐसी पहली इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बनाई जा रही थी। किस लिए? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरनेशनल लेवल पे पीस को सेटअप करना। जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कंडीशंस बनी थी उस चीज को डी एस्केलेट करना, उस चीज को ठीक करना, उस चीज को नॉर्मल कंडीशंस में लाना। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आप लोगों को पता है क्या क्या हुआ था? जर्मनी के ऊपर सैंक्शंस लगे थे वगैरह वगैरह सब। आप लोगों ने पढ़ी है वर्ल्ड वॉर या नहीं पढ़ी है? अभी नहीं पढ़ी है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे दूंगा, सारा तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। हरसिमरत चीजें क्लियर हो रही हैं आपको कि किस ऑब्जेक्टिव की वजह से लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था? ठीक है, अब क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशन कब बनी थी? लीग ऑफ नेशन बनी थी 1920 में। किसके अंडर? अंडर दी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जो कि 1919 से 1919 से 1920 तक चली थी। और बेसिकली जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस थी वो कुछ नहीं था, वो एक जनरल मीट था उन कंट्रीज का जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 को जीता था। हरसिमरत चीजें क्लियर हो रही है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? नो सर। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंडर इसको सेटअप किया गया था। अब जो यूनाइटेड नेशंस है हमारी, वो लीग ऑफ नेशंस का ही एक एवोल्यूशन है, इसीलिए मैंने आपको लीग ऑफ नेशंस के बारे में बता दिया है। अब देखो क्रोनोलॉजी समझना क्या होता है। 20 साल तक, ऑलमोस्ट 20 साल तक क्या होता है कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो अपने काम करती है,
उसको जो एक ऑब्जेक्टिव से, जिस ऑब्जेक्टिव से बनाई गई होती है कि हमने एक पीस को बना के रखना है इंटरनेशनल लेवल पे, उस ऑब्जेक्टिव से काम करती है। लेकिन क्या होता है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि कब तक चलती है? 1945 तक चलती है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही स्टार्ट हो गई तो हमने लीग ऑफ नेशंस को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया था, तो क्या वो एक तरीके से डिसप्रूव, मतलब खराब हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो अब हमें क्या लगा कि नहीं, हमें एक ऐसी और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत है जो लीग ऑफ नेशन से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये चीज क्लियर हुई यूनाइटेड नेशन को बनाने के पीछे का मोटिवेशन क्या था। यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं जो मैंने बताई हैं? कोई डाउट तो नहीं है यार? यस और नो तो बोल दो। समझ नहीं आई है? समझ आई है, डाउट नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि 1941 अगस्त में, हरसिमरत सुन रही हैं आप? यस सर। ठीक है। 1941 अगस्त में क्या होता है ना, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और वेस्टन चर्चिल, इनका भी नाम सुना होगा। कौन थे ये दोनों? रूजवेल्ट का तो नाम सुना होगा, हरसिमरत आपने सुना है? सर वो ब्रिटिश एम्पायर के मतलब लीडिंग, ये मतलब नहीं, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वो देन प्रेसिडेंट थे। हाँ, देन यूएस के प्रेसिडेंट थे, देन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और जो विंस्टन चर्चिल थे वो तब ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक चार्टर साइन किया जिसका नाम होता है अटलांटिक चार्टर। इस अटलांटिक चार्टर में ये पहला स्टेप होता है यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन का 1941 में। ये बीडब्ल्यू बिटवीन होता है ये। नाइनटीन 1941 अगस्त में ये पहला स्टेप ले लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, 1942 जनवरी में 26 नेशंस एक साथ आते हैं और एक डेक्लेरेशन पे साइन करते हैं, डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशंस को सेटअप करने का एक दूसरा स्टेप होती है। और ये इस डेक्लेरेशन को साइन किस लिए करते हैं? जो अटलांटिक चार्टर, किसने साइन किया था अटलांटिक चार्टर? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने। इस चार्टर को सपोर्ट करने के लिए 26 नेशन इकट्ठे आते हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्यों? यूनाइटेड का मतलब एक साथ, नेशंस का मतलब कंट्रीज। अब आपको पता लगा यूनाइटेड नेशंस ने अपना जो नाम है कहां से ड्राइव किया है? हरसिमरत आपको चीजें क्लियर है? सर यस। क्या हुआ, कोई डाउट है आपको? पूछिए। सर जो नेटो जिसे हम कहते हैं, हाँ जिसमें यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली सारी आती है और हाँ प्लस अमेरिका आती है, हाँ। ये वैसे उसके बाद ये ही बनी थी कि ये अलग, ये नेटो डिफरेंट? नेटो नेटो एक टोटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। और कोई डाउट है आपको? मेरे को लगा नहीं आपका डाउट क्लियर हुआ है।
ठीक है सर, वो समझ में आ गया। क्या नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर, आ गया समझ में। अच्छा, आ गया समझ में। यार देखिए, नेटो का नाम बेसिकली ये है, क्या है नेटो का नाम पता है आपको? हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप ये नाम को लेके शायद आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, लेकिन जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस ने बनाई थी, और ये यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल ही अलग ऑर्गेनाइजेशन है। समझ रहे हैं आप? ओके सर। ठीक है। अब जब 1942 में क्या होता है, डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस को साइन करते हैं कंट्रीज। किस लिए साइन करते हैं? टू सपोर्ट द अटलांटिक चार्टर। इसको सपोर्ट करने के लिए कंट्रीज 1942 में डेक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस को साइन करते हैं। नाइनटीन 42 जनवरी में ये लोग जब डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस को साइन कर लेते हैं, अब क्या होता है 1943 दिसंबर में तीन कंट्रीज मिलती हैं। उन तीन कंट्रीज का नाम होता है ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन तो पता था ना आप लोगों को, और यूएसए। ये तीन कंट्रीज मिलती है कहां पे? तेहरान में। तेहरान कहां पे है? ईरान। ईरान की, ईरान की क्या है? कैपिटल है। तेहरान डेक्लेरेशन ये बेसिकली ये तीन कंट्रीज साइन करती हैं। किस लिए? कि हम जो हैं वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं, द बिग थ्री। द बिग थ्री इनको कह के बुलाया गया था। ये मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूं बेसिकली कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन करना जरूरी था। और 1943 के टाइम पे क्या चल रही थी? वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 तक चली थी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन तीनों का अलायंस था ना? किन किन का अलायंस था? आपको ये चीज यार आप लोगों ने पढ़ी नहीं है ना, थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं आपको? बेसिकली जो रशिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस के अगेंस्ट था कि नहीं था, या सोवियत यूनियन अगेंस्ट था ना? तो आपको क्या लगता है कि ये जो तीन कंट्रीज आई होंगी इकट्ठे, इन्होंने द बिग थ्री तेहरान कॉन्फ्रेंस डेक्लेरेशन करी थी, किस लिए करी थी? ताकि वर्ल्ड वॉर टू पे थोड़ी सी रोक लगाई जा सके, क्योंकि रशिया जो था एक अलग अलायंस में था, और जो ब्रिटेन और यूएसए थे वो अलग अलायंस में थे। तो इन्होंने एक ऐसी कोशिश करी कि हम तीनों इकट्ठे आके वर्ल्ड वॉर टू को यहीं पे खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ये वाली चीज हरसिमरत आपको क्लियर हुई क्यों ये 1943 में तेहरान डेक्लेरेशन हुई, क्यों ये तीनों कंट्रीज एक साथ सामने आई, एक साथ इकट्ठे आई? यस सर। कोई डाउट है आपको? नो सर। पक्का आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो प्लीज। नहीं सर, क्लियर है। ये 1943 वाला आपको पॉइंट क्लियर हुआ?
अब ये ना यूनाइटेड नेशंस बनने का प्रोग्राम बहुत धीरे धीरे चल रहा था। आप लोग देख रहे होंगे कि पहला स्टेप 1941 में लिया था, लेकिन 1941 के बाद 1943 भी आ गया था, बट स्टिल उसमें कोई प्रोग्रेस देखने को ज्यादा नहीं मिल रही थी, सिवाय कि ये लोग क्या कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डिक्लेरेशन ला रहे थे, चार्टर ला रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो अब क्या होता है, फरवरी 1945 में एक याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें जो रूजवेल्ट होते हैं, कौन होते हैं रूजवेल्ट, यूएस प्रेसिडेंट, हाँ, वो प्रपोज करते हैं कि यार बहुत कॉन्फ्रेंस हो गई, बहुत मीटिंग्स हो गई, अब हमें क्या करना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को सेटअप कर देना चाहिए। और फिर फरवरी की मीटिंग के बाद जून में जो 50 कंट्रीज होती हैं इकट्ठे आती हैं और यूनाइटेड नेशन चार्टर पे साइन करती हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन होती है। कितने नेशंस होते हैं, मगर आप लोगों को पता है यूनाइटेड नेशंस के 51 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 50 कंट्रीज जो होती हैं जून में साइन करती हैं, लेकिन जो पोलैंड होती है वो एक लौती ऐसी कंट्री होती है जो अक्टूबर में साइन करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस की फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो 51 हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बन सकता है कि जो 51st जो कंट्री बाद में जिसने यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया उसका नाम क्या था, वो थी पोलैंड। हरसिमरत आपको पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और जो इंडिया है वो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनती है। आप लोगों को ये वाली चीजें क्लियर हुई? हरसिमरत चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, क्लियर हो गई। आपकी आवाज से नहीं लग रहा है कि आपको क्लियर हो गई नहीं है। सर, हो गई। ये जो 1951 लिखा है फाउंडिंग नेशन, मतलब उस टाइम डिक्लेयर हो गया था? यार देखो, पहले ना सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई तो 50 कंट्री ने साइन कर दिया था यूएन चार्टर को। चार्टर चार्टर बेसिकली एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। लेकिन जो बाद में पोलैंड थी, पोलैंड ने अक्टूबर में जाके इस चार्टर को साइन किया है। और जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसको 50 नहीं 51 नेशंस में हम काउंट करते हैं, कि पोलैंड को इंक्लूड करके हम काउंट करते हैं। ओके सर। अब सो वो क्लियर दिख नहीं रहा था, 51 के सामने कुछ लिखा हुआ लग रहा है। वो लाइट पड़ रही है वहां पे। ओके सर, कोई बात। अब मैं आपको एक बार फिर से क्रोनोलॉजी बता देता हूँ क्या होता है। 1941 में अटलांटिक चार्टर के द्वारा जो यूएस के प्राइम मिनिस्टर यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल होते हैं, वो एक प्रपोजल रखते कि हमें यूनाइटेड नेशंस को बनाना है। 1942 में 26 कंट्रीज साथ में आती हैं यूनाइटेड अटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करने के लिए। और 1943 में क्या होती है, तेहरान डिक्लेरेशन होती है। किस लिए? ताकि वर्ल्ड वॉर को एक बार खत्म किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। 1945 में क्या होता है, जून में 50 नेशंस इकट्ठे आते हैं। बेसिकली फरवरी में जो रूजवेल्ट होते हैं वो ये बात करते हैं कि मीटिंग्स बहुत हो गई है या कॉन्फ्रेंस बहुत हो गई है, अब हमें यूनाइटेड नेशंस को पेपर से निकाल के प्रैक्टिकल बना देना चाहिए। जून में 50 नेशन प्लस अक्टूबर में 51st नेशन जो पोलैंड होता है वो यूएन चार्टर पे साइन करते हैं और यूनाइटेड नेशंस के फाउंडिंग मेंबर बन जाते हैं।
और जो इंडिया होता है वो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनता है। इंडिया मेंबर बना और ये सारे फाउंडिंग मेंबर हैं। क्लियर हुई चीज या कोई डाउट है आप लोगों को? हरसिमरत आपको? सर क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। अब मेरे को ये बताइए कि वर्ल्ड वॉर के बाद, अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या थी, आप लोगों को कुछ आइडिया है? हरसिमरत आपको कुछ आइडिया है कोल्ड वॉर क्या थी, या क्लास में से किसी को आइडिया सर हो? जो कंट्री के मतलब जो रियलिटी में वॉर नहीं होती पर मूवमेंट्स चलती हैं या कोई मतलब इकोनॉमी नीचे जाती है, तब वो कोल्ड वॉर कह सकते हैं उसे। बेसिकली देखिए, कोल्ड वॉर क्या होती है, इसमें हम किसी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजीज, एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे या उनकी इकोनॉमी को कह लीजिए या और किसी तरीके से उनको हार्म करने के लिए। मगर बेसिकली उसमें सीधी डायरेक्ट वॉर नहीं होती है, जैसे कि आम लड़ाइयां होती है हथियारों के साथ, जो कि अभी जैसे रशिया और यूक्रेन में चल रही है। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुई थी, ये चीज आपको पता है? किन दो बड़ी स्टेट्स के बीच में चल रही थी? रशिया और यूएस। क्लियर हो आप लोगों को? आपको क्लियर हो रही है चीजें? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब देखिए, कोल्ड वॉर में क्या चल रहा था, जो रशिया और यूएस थे वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यार देखो, इसके ना कोल्ड वॉर होने के पीछे के दो कारण थे। वो दो कारण कौन कौन से थे? एक तो दोनों कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के अपोजिट थी, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी है वो टोटली डिफरेंट थी। जो यूएस है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का है, और जो यूएसएसआर था या अभी का जो प्रेजेंट रशिया है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का है। आप लोगों को कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में डिफरेंस पता है? आपको मैंने क्लास में बताया था, शायद बताया था। हरसिमरत आपको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सर मुझे क्लियर नहीं है, पर रशिया जो है वो दूसरी, इस सोशलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वन पार्टी है, कोई चेंज नहीं होता। हाँ, मैं आपको एक बार ये एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि सोशलिस्ट क्या होती है, कैपिटलिस्ट क्या होती है, और थोड़ा बहुत आपको कम्युनिस्ट भी बता दूंगा मैं क्या होता है। बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वो होती है जिसमें सब कुछ कौन हैंडल करती है? एक कंट्री की गवर्नमेंट। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई प्रॉफिट सेक्टर हो, या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, जितनी भी इकोनॉमी की चीजें हैं या जितनी भी कंट्रीज में होने वाली चीजें हैं, उनको कौन हैंडल करेगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। ये सोशलिस्ट होती है। जैसे कि रशिया है, जैसा कि आपने मुझे बताया कि वन पार्टी रूल है, आपने ये भी सुना हो कि वहां की मोस्ट ऑफ द चीजें सरकार बनाती है, वहां की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सरकार रन करती है कि नहीं? हम हरसिमरत सुना है आपने ये? यस सर, यस सर। और जो कैपिटलिस्ट होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, सरकार का रोल बहुत ही ज्यादा कम होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए जिसमें सरकार को इंटरवीन करना हो, इंटरफेयर करना पड़े। वो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। क्लियर हुआ आपको? यस सर। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है? आपको आ रही है? पक्का आ रही है? जो अभी तक बताई आपको? आपको
ये बेसिकली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में डिफरेंस है, आपको पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं डिक्टेट करवा देता हूं, आप लोग लिख लो। जो कैपिटलिस्ट होती है, लार्ज पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हरसिमरत आपको भी डिक्टेट करवा देता हूं, आप भी लिख लो। कैपिटलिस्ट में कहां तक लिख लिया? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री इज मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। और जो सोशलिस्ट होता है, लिखना सारा कुछ सेम ही है, बट उसमें गवर्नमेंट मैनेज करती है चीजों को। अब एक टर्म होती है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट सुना है आप लोगों ने? हाँ, Yes, sir. चाइना। क्या हुआ हरसिमरत? Sir, yes, sir. क्या होती है कम्युनिस्ट, आपको पता है? कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिस्ट क्या होती है? सर जनरली सारे जो गुड्स और मतलब जो भी आपकी वेल्थ है हाँ वो एक जगह मतलब इकट्ठी कर ली जाती है। हाँ, इकट्ठी कर ली जाती है। या बेसिकली कह दे अब चाइना किस वे में रन कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आप लोगों को लिखवाया लार्ज पोर्शन। लार्ज पोर्शन का मतलब है कि बहुत बड़ा चंक, लेकिन सारा का सारा तो नहीं, लार्ज पोर्शन में सारा तो नहीं आएगा। और जो कम्युनिज्म होता है उसमें सारी चीज ही जो गवर्नमेंट होती है वो मैनेज करती है, सारी चीज ही एक कम्युनिटी मैनेज करेगी, दूसरी कम्युनिटी को या दूसरी प्राइवेट सेक्टर को उसमें इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। कम्युनिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। जब सोशलिज्म बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, जैसा कि चाइना में चल रहा है। क्लियर हो आपको सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है? कोई डाउट है आप लोगों को? अब मेरे को एक चीज बताइए, आप लोगों को क्या लगता है जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली क्या काम रहा होगा, कि क्या क्या चीजें करनी है, या किस तरीके से इंटरनेशनल अफेयर्स को मैनेज करना है, या इंटरनेशनली हमें क्या क्या चीजें देखनी है? क्या लगता है आप लोगों को? थोड़ा सा सोचो, वर्ल्ड वॉर खत्म हुई होगी तो क्या क्या हुआ होगा? हाँ, गुड। अब देखो यार क्या हो रहा है कि अब यूनाइटेड नेशंस बन गया, उसने कोल्ड वॉर में काम किया, अब काम कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई होगी तब की कंडीशंस और करंट की कंडीशंस सिमिलर हैं या डिफरेंट होंगी? जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होंगी वो अभी भी सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, या जो वर्ल्ड की सिचुएशन है वो पहले जैसी ही होगी या अब कुछ डिफरेंट होगी? सर उसमें डिफरेंस तो आएगा, पर वो इफेक्ट करता है आगे की इकोनॉमी को जो फ्यूचर में होगी। जैसे अब यूएसए है, उसने कभी वॉर फेस नहीं की, तो उसकी इकोनॉमी एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज के हिसाब से ज्यादा अच्छी चल रही है, जबकि वो डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, मतलब वैसी रशिया जैसे है हाँ हाँ। वैसी कंट्री तो नहीं है, पर उसने कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं ना अभी तक कोई फेस किया वर्ल्ड वॉर के कारण या कोई वॉर के कारण। यूएस ने सर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूएस के जो इकोनॉमी चेंज है वो आएगा विद फ्यूचर, पर जो जो उन्होंने क्राइसिस पहले फेस कर चुके हैं उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आगे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होती चीज। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज कि अब देखो, जब यूनाइटेड नेशंस बना होगा तब उसके कुछ और टारगेट्स होंगे कि हमें इन इन चीजों पे ध्यान देना है, इन इन चीजों को सही करना है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड वॉर खत्म तो हो गई लेकिन टेंशन तो ऑब्वियसली रही ही होगी। तो हमें क्या करना है उस टाइम, यूनाइटेड नेशंस के क्या वो रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स, कि कंट्रीज के बीच में दोबारा से वॉर ना हो जाए, या कंट्रीज एक दूसरे की सीज फायर का वायलेशन ना करे। सीज फायर पता है आप लोगों को क्या होता है? पता है हरसिमरत, आपको पता है सीज फायर क्या होता है? सर नाम तो सी का मतलब तो पता है कि रोक देना। हाँ, रोक देना। बेसिकली कंट्रीज के बॉर्डर पे कोई भी फायरिंग इंसिडेंट नहीं होगा, उसे बेसिकली सीज फायर कहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में।
ऐसे हम सुनते रहते हैं ना, पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन करी। बेसिकली ये एक दोनों मिलिट्रीज के बीच में, दो मिलिट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट या एक पैक्ट होता है कि ना हम अपनी तरफ से गोलियां चलाएंगे ना आप अपनी तरफ से गोलियां चलाएंगे। तो बेसिकली उस टाइम के जो वर्ल्ड वॉर के बाद के यूनाइटेड नेशंस के कुछ एम थे, वो क्या था कि पीस को स्टेब्लिश करना है, जो कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ठीक करना है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि दोबारा ऐसी कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना बने, कंट्रीज एक दूसरे के साथ सीज फायर का वायलेशन ना करें। ये वाली चीजें क्लियर हुई। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, सिचुएशंस भी तो बदलती होंगी। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके बीच में बहुत ही अच्छी एक पार्टनरशिप चल रही है, दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो अब तो सीज फायर वाली या वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन यूरोप में तो बची नहीं है, ये आप लोगों को लगता है कि है? ऐसा कुछ नहीं बचा है। तो ऑब्वियसली क्या आप लोगों को लगता है कि यूनाइटेड नेशंस को अपने एम चेंज करने की जरूरत है, या जो अपनी पॉलिसी है वो चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली है। क्योंकि पहले की जो सिचुएशंस थी और अभी की जो सिचुएशंस है, दोनों में फर्क है। मैं आप लोगों को चीजें समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? हरसिमरत, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि यस आपको सर, समझ आ रही है। आ रही है। ठीक है यार, देखो आपको चीज क्लियर नहीं है ना? पक्का? आपको आपको ठीक है यार। अब देखो, उस टाइम जो यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स थे वो कुछ और है। अब आज के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? डिजीज से, पेंडेमिक से लड़ना। एक पहले के जो हथियार होते थे वो कैसे हथियार थे कि सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे। लेकिन आजकल आप लोगों ने बायोलॉजिकल वॉर भी सुनी होगी। बायोलॉजिकल वॉर, हम हरसिमरत आपको पता है क्या होती है? यस सर। क्या होती है? सर जैसे चाइना से कोविड-19 हाँ आगे स्प्रेड हुआ, वो एक हाँ तरह की बायोलॉजिकल वॉर ही थी। हाँ, ऐसे कुछ वायरस बनाना या ऐसे कुछ बैक्टीरियाज बनाना जो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी को हार्म करे, उसे बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं। तो अब वॉर लड़ने के तरीके चेंज हुए हैं, तो ऑब्वियसली वॉर को कैसे टैकल करना है या इन सब चीजों को कैसे टैकल करना है, उसमें भी तो यूनाइटेड नेशंस को चेंज लाने की जरूरत होगी। यूनाइटेड नेशंस का मेन जो मोटिव था बनने के पीछे, वही पीस एंड स्टेबिलिटी को सेटअप करना था। अब जब वॉर लड़ने के तरीके ही अलग होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस को अपने तरीके भी तो उन चीजों को रोकने के लिए बदलने पड़ेंगे। अब क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, पॉवर्टी है। अब देख लो, या डिसबैलेंस है कॉन्टिनेंट्स में। जो यूरोपियन नेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, एक तरफ देख लो अफ्रीकन नेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते थे कि वर्ल्ड वॉर के कारण जो यूरोपियन नेशंस हैं उनको इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि अफ्रीकन नेशंस और यूरोपियन नेशंस के बीच में गैप तो था अमीरी और गरीबी का, लेकिन इतना ज्यादा गैप नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो यूरोपियन नेशन या एशियन नेशंस हैं उन्होंने तो डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट कर दी, और यूरोपियन नेशन तो इवन डेवलप्ड हो भी गए। लेकिन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज हैं वो तो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। तो क्या हमें उनको डेवलपमेंट करने की जरूरत है उन नेशंस की या नहीं है? आज के टाइम में ये नीड है। उसके बाद पॉवर्टी इतने बड़े मास लेवल पे है, पॉवर्टी आज का हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है या नहीं है? उस चीज को दूर करने की जरूरत है कंट्रीज में या नहीं है? अब जब यूनाइटेड नेशंस इन कंट्रीज के साथ कोलैब करेगी, इनको फंड ट्रांसफर करेगी एज अ हेल्पिंग बेसिस पे, कि आप हमसे ये फंड लीजिए, अपनी कंट्रीज में डेवलपमेंट करिए, अपनी कंट्रीज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए ताकि आपकी कंट्रीज भी ग्रो कर पाए और वर्ल्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ये सब चीजों की जरूरत है या नहीं है? लेकिन अब क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाना बहुत मुश्किल है। उसके कुछ कारण हैं। पहले उसके कुछ कारण है, वो कारण क्या है? पहले तो हमें ये नहीं पता चलता है कि रिफॉर्म लाना कैसे है। पहली चीज, रिफॉर्म किस लिए लाना है, और अगर रिफॉर्म लाएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या बताया मैंने अभी? चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंजेस हम लेके आ रहे हैं। आप लोगों को पक्का समझ में आ रहा है? आ रहा है?
नहीं आ रहा है, आ रहा है। नोट्स बना रहे हो आप लोग? ठीक है। हरसिमरत, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। 2 मिनट रुकिएगा मेरे को। अब जब मैंने रिफॉर्म्स की बात करी, रिफॉर्म्स हमें जरूरी हैं, लेकिन अब हमें रिफॉर्म्स किस किस चीज में लाने हैं हमें वो भी तो पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे आर्म्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती हैं। तो हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रिफॉर्म लाने हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन वो पता होने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है उनका नाम क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस की कुछ आर्म्स हैं, पहले वो लिख लीजिए, फिर रिफॉर्म्स के ऊपर आते हैं हम लोग। जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सबसे पहला होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हरसिमरत, मैं आपको डिक्टेट करवा दूं, आप लिख लोगे या मैं बोर्ड पे लिखूं? सर डिक्टेट करवा दो। डिक्टेट करवा दूं। यस सर। अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसका बेसिकली काम क्या है? उसका काम है पॉलिसी बनाना। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे किस पॉलिसी की जरूरत है, किस इशू के लिए, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का काम है। तो इसका आप फंक्शन लिख लो, पॉलिसी मेकिंग आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसके जो मेंबर हैं वो 193 कंट्रीज हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूएस। अब आपको क्या लगता है कि अगर इसमें हमें कोई डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन हम कैसे लेंगे? थ्रू वोटिंग। वोटिंग करके, हर एक कंट्री का एक वोट है और हर एक कंट्री की वोट की वैल्यू सेम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। लेकिन ऐसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सुना आप लोगों ने? ऐसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा क्या है। डिसीजन पे अगर हमें किसी आना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो वो वोटिंग के थ्रू आएंगे। और हर कंट्रीज के इक्वल वोट है, चाहे फिर वो यूएस हो या कोई अफ्रीकन कंट्री हो। ये चीज क्लियर हुई? ये बेसिकली इसके फंक्शंस थे। अगर आपने इसके सब ऑर्गन्स लिखने हैं तो मैं वो भी लिखवा देता हूं। वैसे इसके सब ऑर्गन्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसे लिख लीजिए। जो इसके 5 परमानेंट, हाँ जी, रिपीट करना एक बार दोबारा। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं। लिख लीजिए इसे। अब जो इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम लिख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएस और यूके। अब इसमें देखो क्या होते हैं, इसमें एक वोटिंग पावर आती है, वीटो पावर आती है। वीटो पावर क्या होती है आप लोगों को पता है? कोई आइडिया? उसके पास ऐसे पावर होती है, लाइक मतलब कोई अटैक कर सकता है, उस पर भी जैसे 5 कंट्री
तो उसमें से कोई लाइक इस चाइनीज का टैग करते हैं उसको कमीशन नहीं होती बात ओके कोई भी मुद्दा चलता है कोई दिमाग में मना सकते हैं मुझे बात नहीं हाँ बेसिकली ये है वीटो पावर का मतलब होता है कोई ऐसी ऑफिशियल पावर जिससे आप किसी भी डिसीजन को स्टॉप कर सकते हो सिर्फ अकेले अपने दम पे आपको बिना किसी और कंट्रीज की मदद लिए आप अपने दम पे किसी भी डिसीजन को रोक सकते हो समझ में आया वीटो पावर का मतलब क्या होता है अब ये जो परमानेंट कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये वीटो पावर एंजॉय करती हैं मतलब अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो सारी कंट्रीज की यस चाहिए इन पांचों कंट्रीज की यस चाहिए अगर किसी ने भी नो कर दिया किसी ने भी मना कर दिया तो वो डिसीजन आगे नहीं बढ़ेगा वो डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंप्लीमेंट नहीं करेगी ये आपको हरसिमरत वीटो पावर समझ में आई यस सर। कोई डाउट तो नहीं आपको नो सर। ठीक है अब ना कुछ ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये कुछ प्रोग्राम भी चला रही है जैसे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया यूनिसेफ पता है आप लोगों को यूनिसेफ हो गया मैं प्रोग्राम्स के नाम लिखवा देता हूं आप लिख लीजिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम किस लिए होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये किस लिए है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ जिसको कहते हैं एटसेट्रा आपने यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स का नाम सुना है पीस कीपिंग फोर्स पता है आप लोगों को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में सुना है सुना है आपने सुना है यस किसने बोला था क्या होती हैं मतलब ऐसी फोर्स होती है जो सभी कंट्री से फोर्सेस यूज करती है और वो एक लोगों की कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हेल्प करती है उस कॉन्फ्लिक्ट को हाँ हरसिमरत आपको पता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स कौन सी होती है क्या होती है काम क्या होता है इनका नो सर। देखो यार यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ही होती है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है अपनी मेंबर कंट्रीज से हर कंट्री से थोड़े थोड़े सोल्जर्स या थोड़े थोड़े ऑफिसर्स लेती है और उनकी एक ग्रुप बनाती है एक फोर्स बनाती है जिनको इंटरनेशनल लेवल पे किसी दूसरी कंट्रीज में अगर कोई क्राइसिस चल रहे होते हैं तो उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए टैकल करने के लिए भेजती है बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का काम होता है आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई हरसिमरत यस सर। कोई डाउट है आपको इसमें नहीं सर। अब आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे बड़ी जो रिफॉर्म लाने की जरूरत होगी वो कहां पे होगी एक वीटो पावर हो गया और हरसिमरत आपको क्या लगता है मैंने आपको लिखा है कि इसके 5 मेंबर्स हैं परमानेंट और कोई परमानेंट मेंबर नहीं है इनमें वीटो पावर का रोल है तो क्या लगता है कि कहां पे रिफॉर्म लाने की जरूरत हो सकती है सर इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए। हाँ इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए बिल्कुल सही बोला है आपने अब देखो क्या है ना कि यार अब सिर्फ इसकी 5 परमानेंट कंट्रीज हैं मेंबर जो हैं 5 परमानेंट हैं अब क्या आपको लगता है कि ये पांचों कंट्रीज मिलके पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरीके से चला पाएगी या एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो पाएगा पूरी वर्ल्ड में या नहीं हो पाएगा अगर ये 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ 5 कंट्रीज अपने बारे में ही सोचेंगी रेदर कि ये दूसरी कंट्रीज की डेवलपमेंट के बारे में सोचें ऐसा होता है कि नहीं होता है कैसे अगर 5 मेंबर्स की मदद चाहिए हमें कमीशन की अगर कोई भी लेके आना है तो लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा होते रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा किसी को कोई अपोज करेगा किसी को कोई oppose करेगा। आप मेरे को एक चीज बताओ 5 मेंबर कंट्रीज जो है चाइना कहां से है एशिया से
यूएस कहाँ से है? यूएस अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से। फ्रांस, यूरोप, रशिया, यूरेशिया में, बेसिकली यूरेशिया और यूरोप में कंसीडर करते हैं। क्या आपको लगता है इसमें एक भी कंट्री है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? तो सर अफ्रीकन कंट्रीज का अपना डोमिनेंस ही नहीं है वर्ल्ड के अंदर। बात डोमिनेंस की नहीं है, लेकिन डोमिनेंस नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट तो उनको भी चाहिए। तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड। क्या आपको लगता है कि कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे किसी कंट्री की डेवलपमेंट देखनी चाहिए, जबकि इनका मेन मुद्दा ही था आने का, वो हम पीस स्टैब्लिश करना चाहते हैं कंट्रीज में और डेवलपमेंट करना चाहते हैं कंट्रीज की। तो आपको लगता है कि कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ऐसे इलेक्शन करना चाहिए कंट्रीज का या नहीं करना चाहिए? मतलब अगर किसी कंट्रीज के पास फंड नहीं है तो क्या उनको अपने डिसीजन लेने का अधिकार खत्म हो गया? ऐसा लगता है आप लोगों को? अब सुडान कहां से, सुडान जो अभी सुडान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सुडान कहां से है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है कि नहीं है? अब अफ्रीका में क्या हो रहा है, नो डाउट वहां पे पीस कीपिंग फोर्स भेजने की बिल्कुल जरूरत है जिस तरीके से उसके हालात हैं, लेकिन क्या अफ्रीकन कंट्रीज का ये हक बनता है कि उनके कॉन्टिनेंट में जो चीजें चल रही हैं उनको भी तो उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, उनको भी तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, या नहीं करना चाहिए? हरसिमरत, इन्होंने जो पॉइंट बोला था, आपका नाम क्या है? ऋषि ने एक पॉइंट बोला, सॉरी क्रिश, बहुत सारे यार क्रिश नाम के स्टूडेंट्स हैं, एक जीएनपीएस में भी है। तो क्या है ना, इन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अगर ज्यादा कंट्रीज हो जाएंगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर, तो डिसीजन लेने में और ज्यादा कंफ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है इसमें ऐसा होगा या नहीं होगा? सर पर फिर एक मतलब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज वाइज देखा जाए तो फिर अगर कंट्रीज सारी इंडिपेंडेंटली अपने एक्शंस लेने शुरू कर दे, कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, पर जो बेसिक जहां से ऑर्गेनाइजेशन वो स्टार्ट हुई है उसका मेन मकसद होता है ना कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी देखे कि क्या ठीक मतलब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं हम वो चीज को। अब देखिए मैंने इनको क्या बताया कि यार देखो, अब जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबर्स हैं वो सिर्फ यूरोप और एशिया के कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करती हैं, ऐसा है कि नहीं है जो मैंने आपको 5 कंट्रीज बताई? यस सर। तो क्या आपको लगता है कि अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कोई मिलिट्री रिलेटेड कोई अगर डिसीजन लेना है तो उसमें अफ्रीकन कंट्रीज की भी कंसेंसस होनी चाहिए, उसमें उनका भी उतना ही रोल होना चाहिए जितना कि? होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। यस तो सर। क्या हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है? सर यस है। हाँ, इसी के ऊपर मैं आ रहा था। अब देखिए, अगर हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर वाली चीज खत्म करनी है या परमानेंट मेंबर बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी हमें 5 कंट्रीज की कंसेंट चाहिए। अब आपको क्या ऐसा लगता है कि इन 5 कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री ये पावर अपने हाथों से जाने देगी या नहीं जाने देगी? सर और नहीं चलेगा। नहीं जाने देगी। और जो इसका दूसरा रास्ता बनता है वो ये रास्ता बनता है कि जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, अगर किसी कंट्री को और परमानेंट मेंबर बनना है तो इसके 2 प्रोसीजर हैं। या तो ये जो 5 कंट्रीज हैं ये अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल ना करें, उस कंट्रीज को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट करें, या तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं वो उस एक कंट्री के लिए वोट करें। तो आपको लगता है कि ये दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है? तो आपको लगता है कि ऐसे रिफॉर्म आ पाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या नहीं आ पाएंगे? ये चीज हमें क्या दर्शाती है कि ये 5 कंट्रीज जो हैं सिर्फ यही वर्ल्ड को चलाना चाहती हैं, यही अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है, और ऐसा हो भी रहा है। चाइना की रिसेंट टाइम में कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? यूएस की तो ऑलरेडी पहले से है, यूएस अभी अपनी और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रशिया भी वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, फ्रांस और ब्रिटेन है, ये भी वर्ल्ड पावर बनने की रेस में है। अब बचा इंडिया। इंडिया भी डेस्परेटली चाहता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन हर बार जो चाइना है, चाइना अपनी वीटो यूज कर देता है अगेंस्ट इंडिया। ये वाली चीज आपको क्लियर हुई हरसिमरत या नहीं हुई? यस सर क्लियर है। फिर सर जब मतलब इंडिया को पहले मतलब ऑफर हुई थी वीटो पावर, तब उसकी नहीं इंडिया को कब वीटो पावर ऑफर हुई?
तब पता है क्या हुआ था? सॉरी सॉरी, दोबारा से रिपीट करना, आप क्या बोल रहे थे? जब आई तो फट हो गया किस चीज का? आप करो सर आप। नहीं नहीं, किस चीज के? अरे यार बताओ भाई, जब बोलोगे तभी तो पता लगेगा। तो जब ऑफर हुई थी वीडियो पावर तो सर खास तो उन्होंने चाइना को डिलीवर कर दी थी। इंडिया ने चाइना को डिलीवर कर दी थी। ऐसा नहीं होता जब भारत एयरपोर्ट जो कि इंडिया को अंदर से और काइंड ऑफ एक्शंस नहीं लेता हाँ। उसको जरूरत नहीं इस वीडियो पावर की तो उसने चाइना को दी। चाइना को देती थी। बेसिकली क्या हुआ था इंडिया को, जब इंडिया रिसेंट टाइम में जैसे इंडिया की नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इंडिया जो था ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ था, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करी थी कि वो एक, यार कहते नहीं है कि इंडिया की एक ऐसी इमेज बन गई थी कि हम तो बहुत ही ज्यादा मासूम हैं, हमारे ऊपर इतना ज्यादा जुल्म किया है इन ब्रिटिशर्स ने, और इंडिया अपनी उस इमेज का इंटरनेशनल लेवल पे फायदा उठाना चाहती थी। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको परमानेंट सीट ऑफर हुई थी, तब वो इंडिया ने उसको लेने से इनकार कर दिया था, ये कह के कि हम लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं, जो हमारा काम है हम अपने काम को नॉन वायलेंस के तरीके से, जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर चल के अपनी चीजों को मैनेज करना जानते हैं, अपनी चीजों को टैकल करना जानते हैं। बेसिकली ये हुआ था। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? कोई डाउट? क्या डाउट है या क्या बात हुई थी? यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई हैं? मैंने क्या क्या करवाया आज, एक बार मेरे को बता दोगे? कहां से स्टार्ट किया? हाँ, ये हाँ, एक बार ना आईएमएफ में एक पॉइंट याद कर ले, मतलब नोट डाउन कर लेना, वो बताना रह गया है कि आईएमएफ में जो वोट्स है ना, उनका शेयर्स होता है, वो शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ के फंड्स में, उसका ही उतना ज्यादा वोट पावर होगी। सबसे ज्यादा वोट पावर है यूएसए की 17.45%, इंडिया की है इंडिया की है 2.76%, और चाइना की है 6.41% वोट पावर। क्लियर हुई आप लोगों को चीजें? हरसिमरत, आपको ये वाला पॉइंट जो आईएमएफ में मिस हो गया था, ये आपने लिख लिया है? यस सर। अब मेरे को एक चीज बताइए, जो मैंने अभी तक आप लोगों को चीजें बताई हैं, वो आप लोगों के समझ में आई है? ऐसा तो नहीं लगा है कि कुछ चीजें समझाने में मेरे को कमी रह गई है या आप लोगों को समझ में नहीं आई है? 17.45%, हाँ 17, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है आईएमएफ में। आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है? कंट्रीज ही फंड देती हैं उसको, खुद तो कमाता नहीं है वो। तो आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं? हरसिमरत, आप? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं, कल हम जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सर बंद कहां से करते हैं? पता नहीं, शोर मत करना। मेरे पास क्या होगा भाई तुम मुझे बैठा पता कहाँ बोल रहा है